नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में एसटीईटी अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में पटना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर अभ्यर्थियों ने आइसा और कई छात्र संगठनों के साथ जमकर हंगामा के साथ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने किसी अधिकारी से बात न होने पर बिहार विद्यालय के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जहां घंटों हंगामा और प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। बताते चले कि एसटीईटी अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर किए जाने को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी एकजुट हुए, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी मांग को पूरी करने की बात कही। पूरे बिहार के तमाम नौजवान हैं, आपको यहीं पे जो 200 लोग मिल जाएंगे जो क्वालिफाई किए लेकिन मेरिट में नहीं आए। हमारा सवाल ये है कि जब आपकी सीटें जितनी थी वो सीट खाली पड़ा हुआ तो क्वालिफाई किए हुए लोगों में मेरिट बनाने की जरूरत अब क्यों पड़ गई? जो क्वालिफाई थे, और उसमें खुद ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम लोग उसको लेकर के सारे लोगों को नौकरी दे देंगे। पक्की नौकरी समझिए, प्रेस जारी करके कहा था उनको ज्वाइनिंग दे सरकार। एक तो मांग हमारी ये है, अगर एक ही लोग क्वालिफाई जो थे मेरिट से बाहर हुए तो ये इतने सारे लोग कहां से आ गए? यानी बड़े पैमाने पर धांधली है। जो क्वालिफाई थे उनको मेरिट से बाहर किया गया और मेरिट में वैसे लोगों को लाया गया जो क्वालिफाई थे ही नहीं। तो ये जो पूरा कांड है बिहार के अंदर, ये साफ साफ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कोई एक सिंगल बहाली साफ सुथरा तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं करा सकती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो गेट तोड़ करके विद्यालय के अंदर घुस गए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर में अभ्यर्थी गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए यार, जो शिक्षक बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है या हुई, जिसमें एसटीईटी है, नहीं तो +2 के लिए है, 10+2 के लिए जो टीचर्स की बहाली है, उसको लेकर तमाम परीक्षार्थी कल जो है, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो कल बिहार परीक्षा समिति के बोर्ड के ऑफिस के सामने हंगामा कर रही थी। तो उनसे जब बातचीत हुई तो जानने की कोशिश हुई आखिर कारण क्या है। तो देखिए, पहले विद्यार्थियों का या जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं, इनका तर्क क्या है? इनका तर्क ये है कि बिहार में जो +2 के यानी जो स्कूल है, कॉलेज है, उनमें 37,000 पद रिक्त हैं। जो एसटीईटी की परीक्षा हुई है उसमें 30,599 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया। ऐसे में जो मेरिट लिस्ट बनी है उसमें से हर व्यक्ति को मेरिट में आ जाना चाहिए था। तो आखिर इतने कम लोग, 5-7 हजार लोग कम क्यों आए? और इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार ने कोई धांधली की है। सरकार नहीं चाहती है। सरकार ने जो वायदे किए थे कि तमाम एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, तो आखिर ये बातें कहां से आ गई? ये कम आंकड़ा क्यों मेरिट लिस्ट में लाया गया है? क्योंकि जब सीटें ज्यादा हैं तो मेरिट लिस्ट बनाने में कंजूसी क्यों, और ये मेरिट लिस्ट बनाने में कम क्यों? देखिए, छात्रों का, अभ्यर्थियों का ये तर्क था और इसी तर्क को लेकर वो परीक्षा फल में धांधली का भी आरोप लगा रहे थे। कहीं ना कहीं रिजल्ट की पब्लिकेशन में मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे थे। और उनका ये भी कहना था कि सरकार पूरी तरह से मेरिट लिस्ट को वायलेट कर रही है। सरकार ने मेरिट लिस्ट के बहाने धांधली की है। इन तमाम बातों को लेकर कल तमाम संगठनों ने, खास करके वाम दलों के संगठनों ने, उनके सहयोग से तमाम अभ्यर्थियों ने बिहार परीक्षा बोर्ड के सामने जमकर हंगामा किया। और हंगामे ने क्या, यहाँ तक कि गेट भी तोड़ डाले, अंदर घुसने की कोशिश की। उनकी मांग थी कि उनको कहीं ना कहीं कोई ठोस आश्वासन दिया जाए या ठोस वायदे किए जाएं। ये अभ्यर्थियों का पक्ष नहीं आया। लेकिन जो सरकार का पक्ष है, सरकार का पक्ष बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा था कि 37,000 जो पद है, उन पदों में इस बार जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उनके अलावा 2011 में पास भी एसटीईटी अभ्यर्थी जिनको नौकरी नहीं मिल पाई थी, कोर्ट के आदेश के बाद उनको भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ा। ऐसे में मेरिट लिस्ट में वो लोग, उन लोगों की भागीदारी है। दूसरा है कि ये जो 37,000 पद हैं, ये विषयवार है।
सपोज कीजिए कि साइंस में मान लीजिए कि 1000 पद, तो साइंस में अगर 1000 पद है और साइंस में 2000 लोग पास हो गए हैं, तो मेरिट में 1000 लोग लिए जा सकते हैं, 1000 लोग बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तमाम चीजें विषयवार होती हैं और विषयवार होने की वजह से जो मेरिट बनी है वो मेरिट टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है उससे कम हो गई है, क्योंकि हर चीज का विषयवार दिया गया है। तीसरा सरकार ने कारण बताया कि रोस्टर का पालन करना, यानी जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसको भी फॉलो करना है, और उसकी वजह से भी तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो लोग मेरिट में आ भी सकते थे वो रिजर्वेशन रोस्टर की वजह से वो बाहर हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का है, यहाँ रिजर्वेशन रोस्टर पालन करना होता है। तीसरा, जो महिलाओं को 33% सरकारी सेवाओं में इंड्यूस करना है, लगाना है, वो भी रोस्टर में आ जाता है, और वो कारण भी है कि तमाम लोगों को इस मेरिट लिस्ट में नहीं लाया जा सका। तो दोनों तरफ के अपने अपने पक्ष हैं। अब देखना है कि चूंकि इनका आंदोलन ये है कि तमाम जो सरकार के वायदे हैं उन तमाम लोगों को नौकरी दी जाए, और सरकार का कहना है कि जिन्होंने एसटीईटी परीक्षा पास की है उन तमाम लोगों को जो चयन प्रक्रिया है उसमें भाग लेने दिया जाएगा। अब चयन प्रक्रिया में, नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब है कि वो मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में टकराव है, और ये मामला कल जो सामने आया उसी का परिणाम। जी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका अभी क्या, इसको किस तरीके से संज्ञान में लिया जा रहा है? देखिए, कल बहुत कोशिश की थी शिक्षा मंत्री से बात में, जो प्रतिनिधि थे माले के एक विधायक मनोज मंजिल भी थे, और तमाम लोग वहां पे थे, जो वाम दल के थे या विपक्षी दल के थे, और साथ में अभ्यर्थी भी वोट बैंक में थे। उनके प्रतिनिधि ने, शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था तमाम एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, लेकिन वो मेरिट लिस्ट की जो बात हो रही है, देखिए मेरिट लिस्ट पहले मौका मिलने वाली बात है, अगर उनमें से लोग नहीं शामिल होते तो फिर दूसरे को मौका मिलेगा। इन लोगों की मांग है कि जितने लोगों ने एसटीईटी पास की है तमाम लोगों को मौका ही न दिया जाए, उनको नौकरी दी जाए। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही नौकरी मिल सकती है, क्योंकि तमाम कानूनी बातें होती हैं, जैसे कि 2011 के एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को भी शामिल करना है। पहले नियम था कि 7 साल के अंदर बाद आप फिर से आपको एसटीईटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब वो नियम कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया है, तो वो भी उस परीक्षा पूरी प्रक्रिया में शामिल हो गए। तो सब जो 37,000 पद है उसके अगेंस्ट में सबको नहीं नौकरी दी जा सकती है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनी है 30,599 की, उस मेरिट लिस्ट में जो लोग आए हैं उनको नौकरी मिलेगी। तो ये दोनों के बीच में जो एक अलग अलग बातें हैं, यही कन्फ्रंटेशन का कारण है। अब सरकार ने वादा किया है कि सबको प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, फिर मेरिट में कौन आता है ये देखने का बात होगी। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जी, तो क्या अब ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कब तक जारी रखेंगे? अगर जिस तरीके से जो भी मांग है, जो अभ्यर्थियों की मांग है, उसको संज्ञान में कब तक लिया जाएगा, और ये कब तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखिए नियाज, बिहार में जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षकों की हो चाहे अन्य कोई भी परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं के बाद जो अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं या जो अभ्यर्थी मेरिट में नहीं आ पाते हैं, वो अभ्यर्थी इस तरह के आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, तो आमतौर पर वो आपको दिख रहा है, उसकी तीव्रता ज्यादा दिख रही है। लेकिन हर परीक्षा के बाद इस तरह आंदोलन होते हैं, परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया जाता है। ये सिर्फ एसटीईटी पास उम्मीदवारों की बात नहीं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों की बात नहीं है, ये तमाम ऐसे लोग हैं नियाज जो दरोगा बहाली में भी, सिपाही बहाली में भी, नर्स एएनएम बहाली में भी इस तरह की बातें करते हैं, यानी जो बहाली होती है उससे खुद को असंतोष जाहिर करते हैं। लेकिन सरकार के जो काम होते हैं नियाज, ये देखने का विषय है कि सरकार धांधली नियमों में कैसे कर सकती है। अगर करती है तो फिर कोर्ट लोग जाते हैं, कोर्ट से सरकार को फजीहत भी झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार बातें कर रही है कि तमाम उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो रोस्टर वाइज और विषयवार, महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ समझने की बात है कि यहाँ विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होती है। आप टोटल 37,000 पद देख रहे हैं और पास अभ्यर्थियों की संख्या देख रहे हैं, लेकिन किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास है। अगर कॉमर्स में मान लीजिए फर्ज कीजिए कि 700 सीटें हैं और कॉमर्स में 600 अभ्यर्थी ही पास है, तो 600 की नौकरी हो जाएगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर विज्ञान की संख्या में 1000 सीटें हैं और 2000 अभ्यर्थी पास है, तो नौकरी 1000 की होगी। तो ये जो गैप है, यही गैप को समझने के लिए तैयार नहीं है अभ्यर्थी लोग। और कहीं ना कहीं जो धांधली की बात है, मैनिपुलेशन की बात है, वो निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि बिहार में ऐसे तमाम उदाहरण आए हैं जहां पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इन चीजों पर गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन जो सरकारी नियम कायदे कानून है, रोस्टर है, रिजर्वेशन का पालन करना है, महिलाओं को 33% इंड्यूस करना है जॉब्स में, इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार का भी अपना पक्ष स्टैंड है। अब दोनों स्टैंड के बीच में अगर कहीं कोई विसंगति आती है तो लोग कोर्ट जाते हैं, और हमेशा ऐसा होता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक की तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की बरसी को बीजेपी की ओर से काला दिवस के रूप में मनाया गया। बेगूसराय में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बीजेपी सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को तानाशाही का नाम दिया और साथ ही इस दौरान नागरिकों के अधिकारों का वृहद स्तर पर हनन किए जाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी के इस कार्यक्रम में जिला और ब्लॉक स्तरीय कई नेता शामिल हुए। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया दिन है। आज ही के दिन रात में 25 और 26 को आपातकाल की घोषणा श्रीमती गांधी ने लगाई थी। लोकतंत्र की हत्या की गई थी महज अपने स्वार्थ के लिए। जिसने कानून को मानने से इनकार कर दिया, इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करके उसके बाद इमरजेंसी लगा था। राजनारायण जी से चुनाव हारने के बाद इसी देश के अंदर महज 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की गिरती हुई साख 69 में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली। आज जमुई में अंग्रेज काल से संचालित किया जा रहा विद्यालय मौजूदा समय में जल जमाव और गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। 1935 में स्थापित आदर्श पीडी मध्य विद्यालय और परिसर में जल जमाव के कारण पूरा परिसर दलदल में तब्दील हो गया है। विद्यालय में फैली गंदगी और जल जमाव की भीषण समस्या की शिकायत पर जमुई के बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने के लिए उपायों को साझा किया। सबसे पहले बात जो है ये जो यहाँ पे पानी जम रहा है उस कारण से सबसे ज़्यादा गंदगी फैल रही है और ये जल जमाव की जो एक स्थिति बनी हुई है। अभी अध्यक्ष जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलता हुआ नाला जो है वो टेंडर की प्रक्रिया में है और इनने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 15 से 20 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। नाला बनने के बाद पानी डेफिनेटली कम होगा यहाँ से। जो एक दूसरी तकलीफ सामने हम लोगों की आई है वो ये है कि इस स्कूल का जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी नीचे दब गया है, तो इसको हम लोग को लैंड रीफिल करा के लेवलिंग कराना पड़ेगा जिससे कि जो बारिश का पानी है वो आके यहाँ रुके नहीं। बराबर समस्या बना रहता है, इसलिए कि पूरे मोहल्ला का नाला बनाते हुए वार्ड कमिश्नर आए हैं और नाला स्कूल में छोड़ दिए हैं लाके। आगे नाला बढ़ा नहीं, जिसके कारण पूरे मोहल्ला का पानी स्कूल में प्रवेश करता है और पूरा गंदगी यहाँ आ रहा है, जिससे हम लोग को माने आने जाने में पूरा कठिनाई हो रहा है और स्कूल में बैठना मुश्किल हो गया है, इतना दुर्गंध देता है। लेकिन हम लिखते लिखते थक गए हैं, पदाधिकारी को, सांसद विधायक से भी आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नगर परिषद में तो लिखते लिखते थक गए हैं। वार्ड कमिश्नर जो है हमारे चेयरमैन हैं, उनको 100 बार कहे हैं आप कर देंगे, लेकिन सब उन्हीं का किया। और शेखपुरा के आरटीओ कार्यालय में कार्य की गुणवत्ता की शिकायत पर स्थानीय आरजेडी विधायक ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में विधायक ने कार्यालय में कार्यरत कई कर्मियों को अनुपस्थित पाया। निरीक्षण में कार्यालय की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से विभाग को दी। इसमें बहुत सारे लोग हैं, उपस्थित हैं, जो कुछ लोग नहीं हैं उनको मैं लिखता हूँ, कार्यपालक अभियंता को लिखता हूँ कहाँ गायब हैं। बहुत सारे हैं यहाँ जो हैं, जो ऑपरेटर हैं या जो भी हैं, तो फील्ड में भी यहाँ इनका रहता है और सहायक अभियंता के अंडर में वो अलग डिवीज़न होता है।
सब डिवीज़न, वहाँ भी वो लोग पोस्टेड रहते हैं, इसलिए वहाँ भी होंगे। उसमें देखा जाता है, हम मांग करेंगे कि कौन कौन वहाँ हैं और नहीं हैं, कौन कौन गायब हैं, उसके आधार पर कार्रवाई के लिए मिलेगी। जिस तरह की जो ग्रामीण क्षेत्र में आपने बताया कि सर सड़क टूटी रह रही है, इसका मुख्य कारण क्या है सर? गुणवत्ता कुछ संवेदक लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी से 100 रुपया का काम 70 रुपया में कर लेते हैं, 68 रुपया में कर लेते हैं, लेस भी जा रहे हैं और गुणवत्ता खराब कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं जी कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल 0 रुपया में काम कीजिए या 100 रुपया में काम कीजिए, बात बराबर होगा। और देवघर एम्स के ओपीडी का 26 जून को निर्धारित उद्घाटन कार्यक्रम टल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम स्थगित किए जाने को लेकर जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का कारण गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बताया है। उन्होंने केंद्र द्वारा कार्यक्रम को स्थगित किए जाने को पार्टी की ओर से कड़ी निंदात्मक बताया है। हम लोग एम्स के उद्घाटन के स्थगन का तीव्र निंदा करते हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने असमर्थता व्यक्त की, झूठ बोलने की भी एक सीमा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके भारत सरकार का पत्र 22 तारीख का यह तय करता है कि वर्चुअली मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। आपका सांसद जिद करता है कि फिजिकली उपस्थित रहेंगे। उसके कारण स्थगित की गई कार्यक्रम। झूठ बोलना बंद कीजिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। आप एक गरिमामयी सदन के सदस्य भी है, राज्यसभा के। आपके मुंह से आपकी पार्टी के जो संस्कार है वो बरबस निकल जाते हैं, लेकिन चूंकि आप यहां के मूलवासी हैं, आपको कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको एहसास तो होना चाहिए कि हमारी सरकार यहाँ है। एहसास तो होना चाहिए कि हमारी सरकार यहाँ है। तो देवघर एम्स ओपीडी के उद्घाटन को लेकर के राजनीतिक घमासान देखा जा रहा है। कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के जरिए भी सरकार के ऊपर अपना भड़ास निकाला है। तो इस तरीके से देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। तो आपको बता दें कि 26 जून को निर्धारित उद्घाटन कार्यक्रम को टाल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम स्थगित किए जाने को लेकर जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का कारण गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बताया है। उन्होंने केंद्र द्वारा कार्यक्रम को स्थगित किए जाने को पार्टी की ओर से कड़ी निंदात्मक बताया है। तो देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन को टाल दिया गया है। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से अब ये देखा जा रहा है कि देवघर जो एम्स ओपीडी के उद्घाटन को लेकर के राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। कुंदन जी। जी कुंदन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी कुंदन जी, ये देखा जा रहा है कि देवघर एम्स ओपीडी के उद्घाटन को लेकर के राजनीतिक घमासान राज्य में शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं।
देखिए, जिस तरीके से झारखंड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भाजपा और जेएमएम दोनों आमने सामने है और इसका सीधा सीधा असर राज्य में बहुत सारे मामलों में देखने को मिला है। पीछे कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण के दौरान जिस तरीके से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था और राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर थी, चाहे दवाइयों की आपूर्ति हो, टीके की आपूर्ति हो या अलग बाकी के स्वास्थ्य संसाधनों की बात कर ले। अब वहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ है यह मामला एम्स के ओपीडी के उद्घाटन को लेकर, और जिस तरीके से एम्स के ओपीडी के उद्घाटन का जो कार्यक्रम था उसे टाल दिया गया है इस वक्त, और कहा यह जा रहा है कि दोनों पार्टियां जेएमएम और भाजपा दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। सबसे अहम बात यह है कि एम्स के ओपीडी का उद्घाटन बहुत पहले किया जा चुका है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देखिए, ये सारी चीजें हैं जो नेपथ्य में है, जनता तक अभी पहुंची नहीं है। ओपीडी का उद्घाटन पहले किया जा चुका था। देवघर के पास देवीपुर एक जगह है, देवीपुर के सीएचसी से अभी तत्कालिक रूप से ओपीडी का कार्य वहां पर मरीजों की जांच की जा रही है। यह एम्स के बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाना था और वहां पर फिर ओपीडी का कार्यक्रम शुरू होता, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के वर्चुअल इस मीटिंग में शामिल न होकर फिजिकल प्रेजेंस की बात को लेकर और खास करके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी अनुपस्थिति का हवाला देकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और झारखंड सरकार दोनों आमने सामने हैं और मिला जुलाकर इस मामले को फिर वक्त टाल दिया गया है। और राज्य सरकार जहां केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है, निशिकांत दुबे इस तमाम चीजों के लिए, इस कार्यक्रम के टाले जाने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो राजनीति चरम पर है। और नतीजा यह है कि देवघर के एम्स के ओपीडी का कार्यक्रम अभी चल चुका है। जी कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने बयान दिया है और निशिकांत दुबे के नहीं बुलाए जाने को लेकर के, जैसा कि आपने बात की कि वहां पे वर्चुअली मीटिंग की बात की जा रही है, वर्चुअली वहां पे उद्घाटन किया जाएगा और उसमें शामिल किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन निशिकांत दुबे जो है इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है और सरकार के ऊपर निशाना भी साधा है। तो कुल मिलाकर के इरफान अंसारी ने भी निशिकांत दुबे के ऊपर हमला किया है, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो लड़ाई है वो ओपीडी एम्स के उद्घाटन को लेकर के ये लड़ाई क्रेडिट की लड़ाई है या फिर अब ये बात ईगो पे आ गई है? दोनों चीजें हैं। बहुत सही आपने कहा, लड़ाई क्रेडिट की भी है, लड़ाई ईगो की भी है, और ईगो भी फॉल्स ईगो की लड़ाई है। आप देखें, मामला कुल मिलाकर यह है कि एक वर्चुअल तरीके से इस एम्स के ओपीडी का उद्घाटन कार्यक्रम होना था, जिस पर राज्य सरकार ने तात्कालिक रूप से किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक शख्सियत की उपस्थिति कोरोना संक्रमण की वजह से और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए का हवाला देते हुए किसी भी राजनीतिक शख्सियत के शामिल होने से मनाही कर दी थी। और निशिकांत दुबे इस कार्यक्रम में फिलवक्त फिजिकल रूप से अपीयर होना चाहते थे और वह दिखाना चाहते थे कि एम्स आज जो देवघर में शुरू हुआ है इसके पीछे गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अहम भूमिका रही है और आज उसी हैसियत से मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। लेकिन राज्य सरकार ने उनके इस तमाम इरादों पर पानी फेर दिया और इसको लेकर निशिकांत दुबे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले में लेकर शामिल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस कार्यक्रम को टलवा दिया गया है, यह हवाला देते हुए कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित नहीं है, मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री ने खुद से कहा था कि इस कार्यक्रम को के लिए वह 2 दिनों में से किसी भी दिन कार्यक्रम रखा जा सकता है और मुख्यमंत्री उपलब्ध रहेंगे। तो पूरा मामला आपने बिल्कुल कहा क्रेडिट और फॉल्स ईगो की लड़ाई की वजह से है और नुकसान फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, फिर से नुकसान झारखंड की जनता का होगा। बिल्कुल नुकसान तो झारखंड की जनता को होगा, लेकिन यही प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने ये भी कहा है, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि क्रेडिट की लड़ाई पूरी की पूरी है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एम्स जो बनाई गई है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है और ये निशिकांत दुबे की पहल पर बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये क्रेडिट की ही लड़ाई है। बिल्कुल नियाज, देखें एम्स का निर्माण यह केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाना है। जो हमारे यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जो एम्स के संचालन होते हैं और जिस तरीके से एम्स का विस्तार
देश के बाकी राज्यों में किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका निर्माण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मे आता है, और अगर झारखंड में एम्स का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही इसके लिए जिम्मेदार रहा है। अब निशिकांत दुबे ने इसके लिए पहल की हो, लेकिन फिर से मैं कहूंगा यह मौजूदा राज्य सरकार के बिना या बाकी दूसरी चीजों के बिना कतई संभव नहीं था। जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है वह जमीन झारखंड सरकार की, झारखंड की जनता की थी। इस निर्माण से झारखंड के लोग ही विस्थापित हुए हैं, इस उम्मीद में कि इस अस्पताल के निर्माण होने के बाद यहाँ पर जो सुविधाएं मुहैया होंगी उससे राज्य की जनता का भला होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किसी भी राज्य में किसी भी काम के संचालन के लिए केंद्र और राज्य के आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य की जरूरत होती है, और उसी के तहत इसका निर्माण हुआ है। अब दोनों, या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या फिर केंद्र सरकार के नुमाइंदे गोड्डा सांसद हो, या राज्य सरकार के नुमाइंदे कोई इरफान अंसारी हो, या बाकी दूसरे लोग हो, इन तमाम लोगों के व्यक्तिगत क्रेडिट लेने के बजाय अगर इसे झारखंड की जनता को समर्पित किया जाता तो शायद बेहतर होता, और आपसी प्रतिष्ठा की जो होड़ मची है उस होड़ से छुटकारा मिलता और झारखंड की जनता का भला होता। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि बहुत जल्दी देवघर में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया जाना है। एयरपोर्ट की निर्माण की प्रक्रिया जो है वहां पर आखिरी चरण में है, और राज्य सरकार की कोशिशें हैं और बाकी दूसरे विभागों की कोशिशें हैं कि आने वाले सावन में जब श्रावणी मेले की शुरुआत होगी उस दौरान देवघर के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन कर दिया जाए। लेकिन नियाज वह मामला भी इसी राजनीतिकरण की वजह से अटकेगा और उसके उद्घाटन में भी विलंब होगा। नियाज जी, कुंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से जेएमएम ने केंद्र सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है देवघर ओपीडी के उद्घाटन को लेकर, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की एक जंग जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए।